Jai Hind, good morning to all. Today we are going to continue another topic of Unit 1, that is Anthoceros. जैसे अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जीनस को किस तरह से हमें डिस्क्राइब करना है, और ध्यान रखते हुए कि डायग्राम अगर आ रहा है तो डायग्राम को केयरफुली बनाना है, वैल्यूएबल बनाना है। क्वेश्चन में विद डायग्राम्स आ रहा है तो लिखना भी है और डिस्क्राइब करते हुए साथ साथ डायग्राम वैल्यूएबल बनाने हैं आपको। इसी चीज क्वेश्चन को प्रॉपरली समझेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो जिस यूनिट से आया है क्वेश्चन उस यूनिट को भी ध्यान में रखते हुए कि उसमें क्या कंटेंट आपने पढ़ा है। So I'll continue with this new topic, Anthoceros. जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन में ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डिवीजन ब्रायोफाइटा को पहली क्लास थी हिपैटिकोप्सिडा, सेकंड क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा और थर्ड क्लास ब्रायोप्सिडा। तो क्लासिफिकेशन कुछ बच्चों ने टेस्ट में, मिड टर्म टेस्ट में दिया है, लेकिन वो प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल उसी तरह से आपको डिस्क्राइब करना था। एनीवे, आप लोग आगे से ध्यान रखेंगे अप टू दी फैमिली। जैसे केवल ये नहीं कि केवल आप मार्केंशिया का क्लासिफिकेशन लिख दें, पूरा ग्रुप ब्रायोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा है अप टू द क्लासेस। Now come to systematic position of Anthoceros. It belongs to division Bryophyta, class Anthocerotopsida, order Anthocerotales, family Anthocerotaceae. तो जब कोई जीनस आएगा तो उस जीनस में अगर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर आ रहा है या रिप्रोडक्टिव आ रहा है तो कम से कम सिस्टमेटिक पोजीशन देना जरूरी है। आप ये देंगे सिस्टमेटिक पोजीशन तो उससे आइडिया होगा कि इस क्लास के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, इस ऑर्डर के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या होती हैं। नाउ द जीनस इज एंथोसेरोस। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ एंथोसेरोस। ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहाँ इसके आवास है, हैबिटेट है, अकरेंस है। अकरेंस भी आ सकता है हैबिटेट की जगह पर। एंथोसेरोस इज रिप्रेजेंटेड बाय 200 स्पीशीज। ऑल स्पीशीज आर टेरेस्ट्रियल and cosmopolitan in distribution. We know that these are first land plants, तो ये all terrestrial हैं और cosmopolitan है एंथोसेरोस, यानी पृथ्वी पर हर स्थान पर, जैसे हमने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, यानी उष्णीय, उपोष्णीय और टेम्परेट जोन्स में भी पाया जाता है। द स्पीशीज ग्रो इन वेरी मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। को ज्यादा एज कंपेयर टू सम अदर स्पीशीज ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए या नमी चाहिए, और शेडी प्लेसेस पे ग्रो करता है। और जहां जहां शेड्स हैं वो स्लोप्स हो सकते हैं हिल्स के, या रॉक्स हो सकते हैं, या गड्ढों के किनारे डिचेस हो सकते हैं। सम स्पीशीज आर फाउंड ग्रोइंग ऑन डिकेइंग वुड। कुछ स्पीशीज जो डिके वुड होती है, यानी कटी हुई वुड रखी हुई है, डिके होती जाती है, वहां पर भी पाए जाते हैं, एज डिस्क्राइब्ड बाय केवर्स इन 1911। Unlike other bryophytes, Anthoceros is usually not well adapted to resist dry conditions. बहुत सूखे की अवस्था में ये जीवित नहीं रहता, यानी इसको ज्यादा से ज्यादा नमी चाहिए। और जैसे जैसे ड्राइनेस होती जाती है जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन, Anthoceros धीरे धीरे खत्म हो जाता है आफ्टर द रिप्रोडक्शन। नाउ कम टू द गैमेटोफाइट। हमें पता है कि ये साइकिल हर ब्रायोफाइटा की गैमेटोफाइट साइकिल और स्पोरोफाइट साइकिल में चलती है। गैमेटोफाइट यानी इसका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है। आप लोग नोट भी करते रहेंगे इन पॉइंट्स को, मैं शेयर भी करूंगी। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब हैप्लॉइड होती है, और इन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। तो हम लोग गैमेटोफाइट का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, फिर रिप्रोडक्टिव करेंगे। द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, थैलस लाइक होती है, जस्ट लाइक हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा में मार्केंशियल्स आपने पढ़ा है, यानी रिक्शिया और मार्केंशिया। डॉर्सी वेंट्रल 2 सरफेस होती हैं, अपर सरफेस को डॉर्सल सरफेस और लोअर सरफेस को वेंट्रल सरफेस कहते हैं। प्रोस्ट्रेट होती है, धरती से समानांतर ग्रो करती है, और गैमेटोफिटिक स्टेज डार्क ग्रीन होती है, यानी फोटोसिंथेटिक होती है।
इसमें क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं। थैलॉइड जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, जस्ट लाइक रिक्शिया एंड मार्केंशिया। ये ब्रांचिंग जो है, ये सच ब्रांचिंग रिजल्ट्स इन ऑर्बिकुलर और सेमी ऑर्बिकुलर रोजेट। जैसे रिक्शिया में तो कंप्लीट रोजेट होता है, बराबर डाइकोटोमी होती है, इसमें डाइकोटोमी एकदम इक्वल नहीं होती बट प्रेजेंट होती है। और ये ऑर्बिक्यूल का मतलब है गड्ढे नुमा संरचना बनाती है और एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो कंप्लीट रोजेट नहीं बनाती लेकिन सेमी ऑर्बिकुलर रोजेट बनाती है। यानी अगर हम रोज के पेटल्स को स्टडी करें तो छोटे बड़े होते हैं, उस तरह का ये रोजेट बनाती है। The thallus is bilobed. Bilobed means dichotomously branch and pinnately branch. Pinnately का मतलब एक ब्रांचिंग हुई, उसके ऊपर फिर ब्रांचिंग हुई, फिर ब्रांचिंग हुई, तो इसका मतलब पिन्नेट जैसा लगता है। ये स्पॉन्जी होती है, सब स्फेरिकल स्पॉन्जी बॉडीज इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम जेमी कहते हैं, जो कि स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, इनमें छोटा स्टॉक पाया जाता है। जेमी रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, आपको पता है। ये कुछ स्पीशीज मैंने यहाँ शो की हैं, जो कि नेट से ली हैं, गूगल इमेजेस हैं ये, जस्ट ओनली टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन सम स्पीशीज, कैसे इनका कलर में वेरिएशन होता है, डार्क ग्रीन होती हैं। ये जो इसमें ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, यानी लग रहा है सींग निकले हुए हैं, इसीलिए हम एंथोसिरोज या एंथोसिरोटेल्स के सारे मेंबर्स को हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्नवर्ड्स। तो इनमें जितने भी स्पोरोफाइट हैं, ये हॉर्न लाइक दिखाई दे रहे हैं आपको, इसीलिए हम इनको हॉर्नवर्ड्स भी रखते हैं। पेटिकॉप्सिडा को क्या कहते हैं? लिवरवर्ड्स कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। अगर डिफरेंस आ जाए लिवरवर्ड्स और हॉर्नवर्ड्स में, तो लिवरवर्ड्स लिवर लाइक होते हैं, फ्लैशी होते हैं, इनके स्पोरोफाइट थोड़े धसे हुए रहते हैं थैलस में। इनमें स्पोरोफाइट एमर्जेंट होते हैं, बाहर निकले होते हैं और हॉर्न लाइक दिखाई देते हैं, और टच भी करें तो टच करने पर ही हमें महसूस होते हैं, क्योंकि स्लाइटली हार्ड बॉडीज होती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती ऐसे, क्योंकि सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं ये प्लांट्स। तो ये स्पीशीज है एंथोसिरोस ऑगस्टस। देखिए थोड़ा ज्यादा ग्रीन है, और इनकी जो ऊपर स्पोरोफाइट निकले हैं वो भी कंप्लीटली ग्रीन है। तो एक तरह से ये सेमी पैरासाइट होते हैं, यानी या सेमी डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये खुद ग्रीन है तो ये अपना फूड बना भी सकते हैं। एंथोसिरोस आर्गेस्टस है, ये इसकी थैलॉइड बॉडी ज्यादा फ्लैट होती है और इसमें स्लाइटली लॉन्गर स्पोरोफाइट प्रेजेंट होती हैं। एंथोसिरोस क्रिस्पुलस है, ये एंथोसिरोस पंक्टेटस है, इनकी जो एपिकल एंड्स होते हैं स्लाइटली पिंकिश और रेडिश होते हैं। एंथोसिरोस सब्टिलिस है, ये इसकी स्पोरोफाइट एज कंपेयर टू अदर्स ज्यादा लॉन्ग होती हैं। और ये है एंथोसिरोस एड्सेडेंस। इसमें ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं वॉयलेट कलर, एंथोसाइनिन के कारण वॉयलेट कलर का एपेक्स प्रेजेंट है। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज वॉयलेट कलर। तो ये मैंने कुछ स्पीशीज ली हैं आउट ऑफ 200। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अगर हम इसको डायग्रामेटिक व्यू दें, चूंकि आप डायग्राम बनाएंगे तो उससे तो पता लगेगा नहीं नेचुरल प्लांट से। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्लैट होते हैं, और ऑर्बिक्यूल्स ये गड्ढे नुमा संरचना बना रहे हैं, यानी इनकी डाइकोटोमी जो है वो अनइक्वल है। एक थैलस में तो बराबर होगी, लेकिन वैसे अनइक्वल होगी। इसी तरह से ये ऑर्बिक्यूल्स बना रहे हैं, ये जगह जगह ये जो गड्ढे बने हुए हैं इनको ऑर्बिक्यूल कहते हैं, इसलिए ये सेमी ऑर्बिकुलर और ऑर्बिकुलर रोजेट बनाते हैं जब एक दूसरे के ऊपर ये ग्रो करते हैं। इसमें ये थैलॉइड का अपर पोर्शन यानी डॉर्सल सरफेस है, और नीचे वाला पोर्शन जहां ये राइजोइड्स हैं इसको वेंट्रल सरफेस कहते हैं। इसमें भी वही स्पीशीज दिखाई हैं, इसमें एंथोसिरोस इरेक्टस है, दिस इज एंथोसिरोस इरेक्टस डी। ए फ्यूजिफॉर्मिस है, अदर स्पीशीज हैं, सी क्रिस्पुलस है, दिस इज क्रिस्पुलस सी। तो इस तरह से और स्पीशीज इनको दिखाया गया है इसमें। ये डायग्रामेटिक व्यू है जैसे आपको ड्रॉ करना है। देन ये और डिटेल ले रहे हैं हम इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। ये थैलस इरेक्टस का है, दिस इज एंथोसिरोस इरेक्टस एंड दिस इज एंथोसिरोस लेबिस। ये दोनों अलग अलग जीनस हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं एंथोसिरोस की। ये स्पोरोफाइट का व्यू है जो कि इरेक्ट होकर के अपर लेवल पे आ जाता है, और इसके नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर कुछ उभार जैसी संरचना है जिसको हम इन्वोल्यूकर कहते हैं। तो एंथोसिरोस के बेस पर फुट के ऊपर
कुछ इन्वोल्यूकर इसको कवर किए रहता है ताकि ये तुरंत टूट ना जाए, शेड ऑफ ना कर जाए, इसको स्टेबिलिटी देता है। ये एक्सटेंशन ऑफ गैमेटोफाइट होता है अपर लेवल पे इसको वर्टिकल स्टैंड देने के लिए। ये थैलस है और स्पोरोफाइट है, और लोअर लेवल पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। Now come to detail points for a gametophytic plant body. The plant body is gametophyte, which is a small dark green dorsiventral prostrate thallus. Second, it is lobed or radially dissected and generally suborbicular. मैंने बताया suborbicular क्या, छोटे छोटे गड्ढेनुमा संरचना बनाते हैं, तो कंप्लीट लोब नहीं होता है, इसलिए इसको suborbicular कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, the plant are less often dichotomously branched and lack a definite midrib. अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, अभी तक जो हमने रिक्शिया मार्केंशिया पढ़ा था उसमें मिडरिब क्लियरली प्रेजेंट होती है, इसमें डेफिनेट मिडरिब नहीं होती, रीजन प्रेजेंट होता है मिडरिब का, जो कि राइजोइड शो करते हैं लोअर लेवल से। फोर्थ है, the dorsal surface of the thallus may be smooth as in case of Anthoceros laevis, और velvety, मतलब टच करें तो सॉफ्ट अपीयरेंस वेलवेट मखमल जैसे देता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैनी फ्लैट लीफ लाइक लोब्ड लैमेली, यानी चूंकि लैमेली बार बार डिवाइड होती हैं या लीफ डिवाइड या थैलस डिवाइड होता है, तो हम इसको कहते हैं लोब्ड लैमेली। नेक्स्ट है वेंट्रल सरफेस bears smooth walled rhizoids only. इसका मतलब क्या है, इसमें क्या एब्सेंट हुआ, स्केल्स एब्सेंट हुए वेंट्रल सरफेस पे जो रिक्शिया और मार्केशिया में प्रेजेंट होते हैं। The sex organs are present on the dorsal surface, जैसे रिक्शिया और मार्केशिया में है, and embedded in the tissue of thallus. The sporophyte is linear, elongated structure arising from the dorsal side like horns, इसीलिए हम इनको hornwards कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के। अब दिस इज डॉर्सल व्यू ऑफ थैलस एंड दिस इज वेंट्रल व्यू ऑफ थैलस। डॉर्सल व्यू देखिए ऑर्बिकुलर और सब ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर दे रहा है, लेकिन देखिए पहली बार दो में डिवाइड हुआ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फिर उसके बाद थैलस दो में डिवाइड हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसी तरह से डिवीजन हर बार डाइकोटोमस होगा, लेकिन बराबर नहीं होता, इसलिए ऑर्बिक्यूल्स कहते हैं इसको। और ये लोअर लेवल पे एंथोसिरोस के राइजोइड्स हैं, क्योंकि स्लाइटली इरेक्ट होता है और वैसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। अगर हम वेंट्रल व्यू देखें तो डॉर्सल व्यू पे केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो एम्बेडेड रहते हैं, और देखिए इसमें कहीं भी क्लियर मिडरिब प्रेजेंट नहीं है। अगर हम वेंट्रल व्यू से देखें तो जहां राइजोइड्स अरेंज हैं ये मिडरिब रीजन होता है, राइजोइड्स आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द मिडरिब रीजन, और वेंट्रल सरफेस से हमें कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं ब्लू ग्रीन कलर के, ये होते हैं स्पॉट्स नॉस्टॉक कॉलोनी के। तो ये जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कहाँ है, ये लोअर लेवल पे, जैसे रिक्शिया में और मार्केशिया में ऊपर फोटोसिंथेटिक और नीचे क्या था, स्टोरेज रीजन। तो यहाँ पर ये अंदर की संरचना देखने पे पता लगेगा क्या उस तरह से रीजन डिवाइडेड है इसमें, लेकिन लोअर सरफेस की तरफ, लोअर एपिडर्मिस से थोड़ा ऊपर ये नॉस्टॉक कॉलोनीज पाई जाती हैं म्यूसिलेज कैविटी में। तो ये हमें बाहर से देखने पर भी दिखाई देती हैं ब्लू ग्रीन स्पॉट्स। अब हम आती है इंटरनल स्ट्रक्चर पे। नाउ व्हाट इंटरनल स्ट्रक्चर सजेस्ट, ये इसका लाइन डायग्राम है। देखिए मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया था मिड टर्म एग्जाम में रिक्शिया का, तो हमें जब भी रिक्शिया का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट पढ़ना है तो हमें इसी तरह से एक लाइन डायग्राम बनाना है और एक सेलुलर डायग्राम बनाना है, ये जरूरी है। आप लोग ने कुछ ने अच्छा अटेम्प्ट किया है, लेकिन जनरली आपने अटेम्प्ट में गड़बड़ की है, आप ध्यान रखेंगे। जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट बनाएंगे तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में एक लाइन डायग्राम और उसका कुछ थोड़ा सा पोर्शन डिटेल डायग्राम और सेलुलर डायग्राम जरूर बनाएंगे, लिखेंगे भी। जैसे ए और बी है तो ए में लिखा लाइन डायग्राम ऑफ एंथोसिरोस थैलस और ब्रैकेट में VTS या VTS थैलस ऑफ एंथोसिरोस ब्रैकेट में लाइन डायग्राम। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन डायग्राम में हमें सेल्स नहीं दिख रही हैं, मैंने अभी आपको बताया था। इसमें म्यूसिलेज कैविटी होती है, किस तरफ है, ये लोअर एपिडर्मिस की तरफ है। ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस कंप्लीट होती है इसमें। रिक्शिया में अपर एपिडर्मिस कंप्लीट नहीं होती, लोअर कंप्लीट होती है। मार्केशिया में दोनों कंप्लीट होती है विद पोर्स। यहाँ पर अपर एपिडर्मिस कंप्लीट है बट विदाउट पोर्स है, लोअर एपिडर्मिस में कुछ पोर्स होते हैं, म्यूसिलेज कैविटी होती है और इनमें पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन दीज कैविटीज। तो ये लाइन डायग्राम है और लोअर सरफेस पे मिडरिब रीजन में स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होते हैं।
हमने पढ़ा था मार्केंशिया और रिक्शा में दो तरह के राइजोइड्स, डिफरेंस आ गया दोनों में। अगर डिफरेंस आ जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं मार्केंशिया और एंथोसिरोस में, उसमें दो तरह के राइजोइड्स होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड, जबकि एंथोसिरोस में केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होते हैं। आप पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा जो मैं यहाँ बता रही हूँ, या यूट्यूब पे देख के भी आप नोट कर सकते हैं बाद में। और दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, मार्केंशिया में दो तरह के स्केल्स प्रेजेंट थे, अपेंडिकुलेट और लिग्यूलेट, इसमें स्केल्स पाए नहीं जाते, राइट। तीसरा डिफरेंस अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो इसमें म्यूसिलेज कैविटी भी प्रेजेंट है जिसमें नॉस्टॉक कॉलोनीज होती हैं। अब हम इसका डिटेल व्यू स्टडी करते हैं। सेलुलर डायग्राम, सेलुलर डायग्राम में ये जो म्यूसिलेज कैविटी है इसमें कुछ देख रहे हैं आप, फिलामेंटस एल्गी प्रेजेंट है, ये क्या होती है, नॉस्टॉक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये नॉस्टॉक कॉलोनी बनाती हैं। इसके साथ साथ लोअर लेवल पे म्यूसिलेज कैविटी भी होती हैं जिनमें म्यूसिलेज और चिपचिपा पदार्थ, स्लाइमी पदार्थ सिक्रीट होता है, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी रखता है और थैलस को नम बनाए रखता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके। इसकी अपर एपिडर्मिस देखिए, मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, ये फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, ये कंप्लीट है, इसमें कोई पोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो कंप्लीट अपर एपिडर्मिस होती है। लोअर एपिडर्मिस भी कंप्लीट है पर इसमें कुछ ओपनिंग होती हैं जो कि म्यूसिलेज कैविटी को बाहर की तरफ ओपन करती हैं, ठीक है, ये जो ओपनिंग इसमें शो की गई है, तो ये क्या कहलाती है, म्यूसिलेज ओपनिंग और म्यूसिलेज पोर्स कहलाते हैं। इनसे थोड़ा सा ऊपर नॉस्टॉक कॉलोनीज होती हैं म्यूसिलेज कैविटी में जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉस्टॉक प्रेजेंट इनसाइड दीज कैविटीज। अब बाकी सेल्स आप देख रहे हैं एक जैसी हैं, है ना, बाकी सेल्स में कोई अंतर नहीं है, इसमें फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन अलग अलग नहीं होता, थैलस पूरा पैरेन्काइमेटस होता है और एक जैसी सेल्स होती हैं, लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग अपर पोर्शन की सेल्स में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, लोअर रीजन की सेल्स मिक्स्ड होती हैं जिनमें की स्टोरेज सेल्स भी हो सकती हैं, अपर क्लोरोप्लास्टिक सेल्स के बीच में भी स्टोरेज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेल्स लगभग एक जैसी होती हैं, राइट। ये जो स्लाइम पोर है इसका स्ट्रक्चर लोअर एपिडर्मिस में शो किया गया है, जो आई शेप होता है, ये स्लाइम पोर है या म्यूसिलेज पोर भी इसको कहते हैं, और बाकी सेल्स इसको एपिडर्मिस की घेरे रहती हैं। इनकी बाकी सेल्स में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सब कुछ है, और कुछ सेल्स में कुछ डार्क कलर के स्पॉट्स होंगे, है ना, सपोज मान लीजिए यही डार्क कलर की सेल है, तो क्या है ये, पायरिनॉइड कंटेनिंग सेल्स हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। तो पायरिनॉइड यानी आई लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, और हर सेल में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, इसका मतलब ये पैरेन्काइमेटस सॉफ्ट टिश्यू है। अब इसका डिटेल आपको लिखना होगा एग्जाम में, तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। कैसे, नंबर 1, इट इज फ्यू सेल इन थिकनेस, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इन द मिडल रीजन एंड थिनर टुवर्ड्स द मार्जिन। देखिए आप, है ना, मैं आपको पुराना डायग्राम फिर दिखा रही हूँ कि मार्जिन पे ये थिन है यहाँ पर और बीच में ये थोड़ा सा ब्रॉड है, फ्यू सेल थिक है। द थिकनेस ऑफ द थैलस इन द मिडल वेरीज विद स्पीशीज, यानी अलग अलग स्पीशीज में थिकनेस अलग अलग हो सकती है। Upper epidermis on the upper side and lower epidermis on the lower side, which are complete. Internal to upper and lower epidermis on the upper side and lower epidermis on the lower side. ये complete होती है। Ear pore and ear chambers are absent, है ना, मैंने बताया था ऊपर पोर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसका मतलब नीचे एयर चैम्बर भी नहीं होगा। ये भी डिफरेंस हो गया आपका मार्केंशिया और रिक्शिया से, उसमें एयर, उसमें पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक यानी एक कंप्लीट एयर चैम्बर बनाता है, और मार्केंशिया में एयर पोर एक बड़े से चैम्बर में खुलता है जिसमें फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक लैमेली या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो ब्रांच होते हैं। तो इसमें एयर चैम्बर एब्सेंट है। ऑन द वेंट्रल रीजन ऑफ द थैलस देयर आर सर्टेन इंट्रासेलुलर कैविटीज जो कि कुछ पाई जाती हैं, लेकिन वो एक तरह से चैम्बर नहीं बनाती, एयर स्पेसेस बना सकती हैं। ईच सेल ऑफ द थैलस कंटेन अ बिग क्लोरोप्लास्ट, मैंने अभी आपको दिखाया था। द पायरिनॉइड of Anthoceros is made up of 25 to 300 discs to spindle-shaped bodies, eye-like or spindle-shaped bodies present in the center. Each of these spindle bodies is capable of performing rudimentary starch grain without changing.
तो इनमें स्टार्च फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है। द न्यूक्लियस लाइज क्लोज टू द क्लोरोप्लास्ट, है ना, हमने देखा था न्यूक्लियस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के पास में है। क्लोरोप्लास्ट एक बिग बॉडी होती है और यहाँ पे साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Rhizoids are of only smooth wall type and arise in the middle region below the thallus or on the ventral side of the thallus. So this is all about vegetative structure. Now continue with reproduction. Reproduction and sporophyte in Anthoceros. Reproduction दो मेथड से होता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग ऑलरेडी रिप्रोडक्शन के कई मोड्स पढ़ रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि मैं डायग्राम्स आपको यहाँ बताऊं। तो ये जो जनरल फीचर है वो लगभग सभी ब्रायोफाइटा में सेम होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, हमें स्पीशीज या वो मेथड में अगर कोई मोड डिफरेंट है तो वो लिखना जरूरी होता है। तो पहला है इसमें डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स, जो कि नॉर्मल केस है कि नीचे का पार्ट डेथ होता जाता है और नया पार्ट ग्रो करता जाता है। तो ये दिस इज जनरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन व्हिच टेक्स प्लेस बाय द डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट। यंग पार्ट्स ऑफ द थैलस अराइज फ्रॉम द एपिकल पार्ट। सेकेंड है ट्यूबर फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। जब फेवरेबल नहीं होती, बारिश खत्म हो जाती है, लाइक प्रोलॉन्ग ड्रॉट, लंबे समय तक सूखा रहता है। सम स्पीशीज प्रोड्यूस ट्यूबर्स ऑन द मार्जिनल पैचेस ऑफ द थैलस टिश्यू। थैलस के मार्जिन पर कुछ स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर और गोलाकार बॉडीज बनाती हैं जिनको ट्यूबर कहते हैं। बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उसकी हर सेल में कैपेबिलिटी होती है न्यू थैलस को फॉर्मेशन करने की। For example, Anthoceros laevis, Anthoceros tuberosus, Anthoceros personae, Anthoceros heli, they produce tuber on the marginal patches of the thallus. These tubers are rich in stored fat and proteins. So इसमें storage of fat and proteins रहता है, जो कि new thallus जब grow करता है तो उसको support करता है। These tubers germinate on the margin of the lobes. They can survive long periods of drought. और ये इसी तरह मिट्टी में पड़े रहते हैं, सॉइल में प्रेस्ड रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनाती हैं। थर्ड है जैमी। अब इसकी जैमी और मार्केशिया की जैमी में क्या डिफरेंस है? एंथोसिरोस की जैमी जमा कप में प्रेजेंट नहीं होती, ये सीधे सरफेस पे स्टॉक के साथ लगी रहती हैं, है ना। जैमी आर प्रोड्यूस्ड ऑन शॉर्ट स्टॉक ऑन द अपर सरफेस, डॉर्सल सरफेस of the thallus. These are also act as vegetative reproductive bodies. Example है जिनमें ये पाई जाती हैं Anthoceros glandulosus, Anthoceros formosae, Anthoceros propaguliferus. तो ये स्पीशीज है जिनमें जैमी प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज, स्टॉक बॉडीज। Now come to sexual reproduction. Anthoceros is dioecious. ठीक है, तो जब डायोशियस होता है जनरली तो हेटेरोथैलिक है, यानी मेल और फीमेल थैलस आर सेपरेट, एज इन केस ऑफ एग्जांपल है एंथोसेरोस हिमालयेंसिस, एंथोसेरोस हेलाई, एंथोसेरोस इरेक्टस, एंथोसेरोस पेर्सोनाई, ये होती हैं डायोशियस और हेटेरोथैलिक। सम स्पीशीज आर मोनोशियस, और मोनोशियस को होमोथैलिक कहते हैं, यानी सेम थैलस है और उस पे मेल और फीमेल एक ही थैलस पे प्रेजेंट है। एग्जांपल है एंथोसेरोस फ्यूजिफॉर्मिस, एंथोसेरोस गोलानी, एंथोसेरोस पंक्टेटस। तो ये दोनों तरह की इसमें स्पीशीज पाई जाती हैं, जबकि मार्केशिया इज जनरली डायोशियस, और रिक्शिया डायोशियस भी हो सकता है और मोनोशियस भी हो सकता है। मोनोशियस स्पीशीज ऑफ एंथोसेरोस आर यूजुअली प्रोटेंड्रस। अगर एक ही स्पीशीज में, ऐसी स्पीशीज में जिसमें एक ही थैलस पे दोनों मेल और फीमेल हो, तो उसमें कंडीशन होती है प्रोटेंड्रस। रिक्शिया में भी यही होती है। प्रोटेंड्रस का मतलब एंड्रोशियम या एंथरीडिया पहले मैच्योर होते हैं, पहले इसमें एंथीरोजॉइड्स और मेल गैमीट्स बनते हैं। एंथरीडिया मैच्योर बिफोर आर्किगोनिया, आर्किगोनिया बाद में मैच्योर होती है, यानी फीमेल गैमीट्स लेटर ऑन बनते हैं। एंथरीडिया एंड आर्किगोनिया आर एम्बेडेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, ये भी रिक्शा मार्केशिया की तरह एम्बेडेड होते हैं। दे डेवलप्ड इन कंटिन्यूअस रोज जस्ट बिहाइंड द एपिकल ग्रोइंग पॉइंट। ये कंटिन्यूअस रो में एक के नीचे एक डेवलप होते हैं, लेकिन एपिकल ग्रोइंग पॉइंट पे कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होता। नाउ सी द डायग्राम्स।
ये मैंने डायग्राम थैलस का बनाया है एंड दिस इज मोनोशियस स्पीशीज, राइट, लाइक हिमालयंसिस। तो यहाँ पर जो है ये मेल और फीमेल दोनों डेवलप हो रहे हैं। तो ये रोज में डेवलप होते हैं, मार्जिन से थोड़ा नीचे होते हैं, एपिकल नॉच या एपिकल एंटी नहीं पाए जाते। तो आप ये देख रहे हैं थोड़े से ज्यादा उभार माउंड लाइक हैं ये, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो ज्यादा एम्बेडेड हैं और स्मॉल हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्रोटेंडरी होगी, पहले ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होंगे बिफोर आर्किगोनियम। तो ये एक ही थैलस पे एम्बेडेड मोनोशियस स्पीशीज है। अब हम अगर मेल और फीमेल को देखें तो ये एम्बेडेड है, अंदर धसे हुए हैं थैलस में, लेकिन आर्किगोनिया की नेक और लिड सेल की वजह से ये थोड़ा सा उभार बनाते हैं। देख रहे हैं आप, उभार जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रिप्रोडक्शन में भी सपोर्ट करता है क्योंकि ये थोड़ा बाहर निकलता है, और जब ओपन हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन तो इजी एंट्री ऑफ स्पर्म्स मिलती है। और ये भी रैकेट शेप्ड और एलिप्टिकल है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियम, डिटेल पढ़ेंगे इसका, लेकिन ये मैंने स्ट्रक्चर आपको शो करने के लिए लिया। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये भी थैलस से कहाँ से निकल रहा है, आर्किगोनिया के बचे हुए पोर्शन से। तो जब ये मैच्योर होकर के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और फिर स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, तो ये ऐसे एनलार्ज होकर के बाहर निकल आता है। तो ये गैमेटोफाइट है, और कौन सा रीजन है, आर्किगोनियम का, यहीं से ये इजेक्ट होकर के बाहर निकल आता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। इसमें देखिए जनरल बता रही हूँ, फुट, सीटा और कैप्सूल पाए जाते हैं स्पोरोफाइट में, लेकिन एंथोसिरोज में सीटा एब्सेंट है, फुट प्रेजेंट है, और ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैप्सूल का पोर्शन है। मैं आगे इसको आपको डिस्क्राइब करूंगी, है ना। तो ये मैंने केवल एक जनरल व्यू आपको बता दिया। नेक्स्ट लेते हैं, आपके कोर्स में डेवलपमेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ छोड़ रही हूँ, लेकिन मैंने आपको मार्केंशिया में बेसिक आइडिया दिया था। ऑलमोस्ट ऑल द bryophyte have same type of development. A mature Anthridium now consists of cylinder stalk. देखिए ये stalk है ना, this is a stalk, multicellular stalk is present, and a club-shaped pouch-like body. है ना, क्लब शेप पॉच लाइक बॉडी है, ये दिख रही है आपको, दिस इज क्लब शेप। द क्लब शेप बॉडी हैज अ सिंगल लेयर जैकेट, एक लेयर जैकेट है इसमें, बिल्कुल वैसे ही लगभग सभी ब्रायोफिटिक प्लांट्स में सेम होता है, वन लेयर जैकेट which encloses a number of biflagellate antherozoid. They are formed by androcytes. So इसमें अभी एंड्रोसाइट्स फिल्ड हैं, ये डिवाइड होकर के एक एंड्रोसाइट, ये सारी एंड्रोसाइट्स हैं जो स्क्वायर में दिखाई गई हैं, एक एंड्रोसाइट डिवाइड होकर माइटोटिकली 2 हैप्लॉइड एंथेरोजॉइड बनाती है। बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी मार्केंशिया में बताया था। और ये इसका एंथेरोजॉइड है विच इज हैविंग अ बॉडी एंड 2 फ्लैजिला, है ना, बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। Then structure of mature archegonium. The mature archegonium remain completely embedded in the dorsal surface of the gametophyte except the cover cells. है ना, क्या होता है, ये कवर सेल्स बाहर निकल आती हैं, यहाँ पर उभार होकर के थैलस से बाहर आ जाती हैं। Protrude slightly above the surface of the thallus on dorsal side. In the growing archegonium, the cover cells are usually associated with mucilage mound. अब ये इस पे थोड़ा सा मॉइस्चर इसको चाहिए तो ये म्यूसिलेज माउंड होता है, और जिस समय नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल डिजेनरेट होती है तो ये माउंड ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और सरफेस पे दिखाई देता है। बाकी आप आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर सेम है जैसे हमने मार्केंशिया में पढ़ा। इट इज मेड अप ऑफ 2 parts, neck and the body. Body consists of ventral canal cell and egg. Then neck is consists of neck canal cell and neck cells. अंदर की तरफ neck cells 4 to 8 in number, neck canal cells 4 to 6 with 4 to 6 टायर्स। यानी अगर 4 हैं और 4 टायर में है तो 16 सेल का बना होगा सुराई की गर्दन की तरह, और अगर 6 to 6 है तो 36 सेल्स का बना होगा, और 4 लीड सेल्स प्रेजेंट होती है नेक के ऊपर। बाकी आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर सेम है। Now come to fertilization. At the time of fertilization, the cover cells are thrown off या open हो जाती हैं, followed by disintegration of neck canal cells and venter canal cell. Venter cell और neck canal cell disintegrate हो जाती हैं, slimy carbohydrate like substance secrete करती हैं, mucilage के साथ ये water absorb करता है और antherozoid को attract करता है। Egg now become directly exposed, resulting into the formation of mucilage mass. Among the many antherozoid entering the neck, only one fuses with egg to form the zygote. Zygote is also called as oospore. Oospore is now
डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो गई स्पोरोफाइटिक फेज, अब तक गैमेटोफाइट पढ़ा था। नाउ कम टू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मैच्योर स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है। The mature sporophyte are cylindrical and straight, बाहर निकल आता है straight होके like horn. Rarely slightly curved structure usually grows in the cluster from the dorsal surface of the thallus. हमने पढ़ाई dorsal पे archegonium है, वहीं से rise होता है. The sporophyte appears like horn which projects 2 to 15 centimeter in different species. Hence the plant are commonly known as hornworts. Horn like हो गया hornworts. अब आ गया, मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। इसमें सीटा नहीं है, मैंने आपको बताया। इसमें पहला रीजन फुट कहलाता है, दूसरा रीजन मेरिस्मेटिक जोन कहलाता है बीच का, और तीसरा रीजन कैप्सूल कहलाता है। सीटा इज एब्सेंट। द Foot is basal part of the sporophyte which is rounded bulbous structure deeply embedded in the tissue of thallus. उसमें गहरा धसा रहता है। The lowermost cell of foot are hostorial, चूषक होते हैं, यानी ये मिनरल और वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं from the gametophyte for developing sporophyte. अब बीच वाली जोन क्या करती है? इंटरमीडिएट मेरिस्टेमेटिक जोन। दिस इज नैरो जोन एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स लोकेटेड इन बिटवीन द फुट एंड द कैप्सूल। इट रीजेनरेट्स द कैप्सूल फ्रॉम बेस। यहाँ से रीजेनरेशन लगातार होता रहता है, यानी ये एवर ग्रोइंग कैप्सूल है जब तक कि इसकी डेथ नहीं हो जाती थैलस की, या सीजन ऑफ नहीं हो जाता। तो इसका एवर ग्रोइंग, यही पहला जीनस आप पढ़ रहे हैं जिसमें कैप्सूल की ग्रोथ सीज नहीं होती है ना। कैप्सूल का मतलब स्पोरोफाइट की ग्रोथ पूरी चलती रहती है, तो ये कंटिन्यूअस ग्रो करता है। तो इसकी वजह से, किसकी वजह से? मेरिस्मेटिक जोन की वजह से। कैप्सूल फॉर्म्स द मेजर एंड conspicuous और important part of the sporophyte. It is cylinder, smooth, upright. पतला सिलेंड्रिकल होता है, स्मूथ होता है छूने में, और अपराइट खड़ा रहता है। That slightly appears at the apex. It consists of capsule wall, sporogenous tissue and columella. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कैप्सूल वॉल, स्पोरोजेनस टिश्यू एंड columella। चलिए आइए मैं जल्दी से आपको कैप्सूल के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को बता दूं। ये पूरा इलोंगेटेड है और ऊपर की तरफ से ये ग्रो करता रहता है। जब वेजिटेटिव में हो, मतलब वेजिटेटिव कह रही हूँ, जब ये क्या स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता तो ये अपर एंड से स्लाइटली पॉइंटेड होता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है और ये फट जाता है तो ये पोर्शन ऐसे दिखाई देता है। लेकिन ये एवर ग्रोइंग है, इलोंगेटेड एवर ग्रोइंग ड्यू टू दिस मेरिस्मेटिक जोन। दिस इज बल्बस फुट और स्मॉल सेमिल्यूनर फुट। ये नीचे का पोर्शन फुट है जो कि धसा हुआ है अंदर। ये आर्किगोनियम के रिमेन्स हैं जो कॉलमेला बनाते हैं, ये मैंने मार्क किया है। दिस इज कॉलमेला पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये रिमेन्स ऑफ आर्किगोनियम, ये यहाँ कैप्सूल में दिखाया गया है। देन इट इज हैविंग स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट। तो दिस इज सेमी डिपेंडेंट, ये अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर कर सकता है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और ये जो मेरिस्मेटिक जोन है ये आर्किस्पोरियम बनाती है, जिससे स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दोनों डिप्लॉयड होती हैं। इलेटर मदर सेल्स इलेटर्स बनाती हैं, ये इलेटर स्यूडो होते हैं, स्यूडो टाइप होते हैं, ट्रू इलेटर्स नहीं होते मार्केंशिया की तरह। स्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करके पहले स्पोर टेट्राड बनाती है, फिर स्पोर बनाती है, और एक ही कैप्सूल में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। मेरिस्मेटिक जोन भी दिखती है, आर्किस्पोरियम भी, स्पोर मदर सेल भी, इलेटर मदर सेल भी, स्पोर टेट्राड भी, स्यूडो इलेटर्स भी, स्पोर्स भी। सेंटर में ये वेजिटेटिव टिश्यू है कॉलमेला, जिस स्लाइटली थिकेंड होता है ये पूरा रीजन, जो कि इसको स्टेबिलिटी देता है। कॉलमेला ये स्टेबल पार्ट है और इसको सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है। ये देखिए अलग अलग स्टेजेस पूरी दिखाई हैं, यानी एक ही कैप्सूल में सब कुछ। और इसका स्पोरोफाइट सबसे बड़ा, लार्जेस्ट स्पोरोफाइट अमंग ब्रायोफाइटा। ठीक है, अगर कोई पूछेगा विच इज द लार्जेस्ट स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस। ओके, सो अप टू दिस आई हैव फिनिश्ड दैट। अब आप इसकी लाइफ साइकिल बनाएंगे। लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसिरोस बिल्कुल उसी तरह से सारी पोर्शन बनाते हुए, गैमेटोफाइट, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, स्पर्म और एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन, एग, फ्यूजन, जाइगोट, देन डायड एम्ब्रियो, 4 सेल्ड एम्ब्रियो, और ये यंग एम्ब्रियो जो कि यंग स्पोरोफाइट बनाता है, और फिर ये मैच्योर स्पोरोफाइट जो कि हॉर्न लाइक दिखाई देता है। इसमें स्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करके 4 स्पोर टेट्राड बनाती है, मतलब 4 स्पोर्स जो कि टेट्राड की फॉर्मेशन, फिर ये सेपरेट हो जाते हैं और जर्मिनेशन के बाद अगेन गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो दिस
पोर्शन जो कि थोड़ा शेडेड है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, दिस इज गैमेटोफिटिक जनरेशन। पूरा इसी तरह से लाइफ साइकिल का डायग्राम आपको बनाना है। ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लेंगे, मैं यहाँ केवल आपको दिखा रही हूँ। एंथोसिरोज एक डिस्टिंक्ट सिंथेटिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, आप इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को और अपने आप तैयार करेंगे। मैं ब्रीफली आपको बताती हूँ क्यों ये सिंथेटिक ग्रुप है, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स बहुत सारे ग्रुप के समान होते हैं, यानी इसके कुछ कैरेक्टर्स एल्गी से कॉमन होते हैं। वो कौन से कैरेक्टर्स हैं कि थैलस ग्रीन है, ब्रांच है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल क्लोरोप्लास्ट विद पाइरिनॉइड है, पाइरिनॉइड एल्गल स्ट्रक्चर है और इसमें फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड होते हैं। दूसरा कैरेक्टर है मार्केंशियोफाइटा मार्केंशियस या हेपेटिक ऑप्सिडा से सिमिलैरिटी होती है, तो ये आप नोट कर लेंगे, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद ये क्यों यूनिक और सिंथेटिक ग्रुप है, क्योंकि ये मॉसेस ब्रायोप्सिडा से भी इसकी सिमिलैरिटी होती है। कुछ कैरेक्टर इसके टेरिडोफाइट से भी सिमिलर होते हैं, तो आप इसको खुद नोट को तैयार करेंगे इतने पॉइंट्स में, तो ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंथोसिरोस। ये मैंने क्वेश्चन भी आपको दे दिए जो आ सकते हैं इसमें, मैं फिर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अगेन यू विल नोट डाउन। So you will write your attendance in YouTube link. It is compulsory. I am marking in the register. Jai Hind. See you tomorrow morning.